हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने देखा रूसो पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम फोकस करते हैं हेगल पे। जी डब्ल्यू फेडरिक हेगल। तो हेगल तो सबने सुना होगा। हमेशा जब भी फिलॉसफी की बात आती है तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेमस फिलोसफर। और पॉलिटिकल साइंस में भी ये हेगल का एक अपना स्टेटस है, क्योंकि तमाम सारी पॉलिटिक्स जो हुई वो इनकी फिलॉसफी के इर्द गिर्द हुई। जिसमें बहुत बड़े नाम जो हैं अगर हम देखें तो बहुत से लोग जैसे फासिज्म, हिटलर, मुसोलिनी। और दूसरी तरफ अगर देखें सोशलिज्म जो मार्क्स का है, उनका आइडिया काफ़ी हद तक हेगल से लिया जाता है। तो हेगल फिलोसफर्स में तो सबसे बड़े हैं ही, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, क्योंकि स्टेट के बारे में भी जब फिलॉसफी और जब ग्राउंड पे चीज़ें बदल रही थी तो उस समय स्टेट के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। तो स्टेट के बारे में बोला, इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इनकी लाइफ, क्योंकि लाइफ भी कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1717 स्टगर्ट, जर्मनी। तो उस समय जर्मनी तो नहीं था, आज के लिए हमने जर्मनी लिखा है, उस समय प्रशा था, उसको प्रशा कहते थे उस समय पर। जर्मनी जैसा जर्मन बाद में जर्मनी बनता है, जब जर्मन बोलने वाले सारे लोग एक जगह आ जाते हैं तो हम उसको जर्मनी कहते हैं, इससे पहले। लेकिन हिज फादर वॉज रेवेन्यू ऑफिसर, तो कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास ठीक ठाक स्टेटस था इनका। ही स्टडीड थियोलॉजी। तो इन्होंने पढ़ा क्या, थियोलॉजी मीन्स धर्म के जो शिक्षा होती है। तो ये थियोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, और इसी की वजह से इनकी फिलॉसफी का जो स्कोप है या फिलॉसफी का जो एरेना है वो इतना वास्ट है कि आप उसको देख नहीं सकते कि कितना हर एक चीज़ में हेगल, चाहे आप लैंग्वेज पढ़े, चाहे आप फिलॉसफी पढ़े, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ में हेगल को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि हेगल के बिना उसको किसी भी जो मॉडर्न थिंकर है उनको समझ पाना, क्योंकि मॉडर्न जो फिलॉसफीज हैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं इनसे। उतना किसी और थिंकर से नहीं हुए होंगे कह सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना बहुत मुश्किल होता है। हिज फादर वॉज वॉन्टेड हिम टू बी अ क्लर्जी मैन, कि उनके फादर क्योंकि थियोलॉजी पढ़ रहे थे, जो धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे। और क्लर्जी मैन मीन्स कि धर्म गुरु टाइप के बनना चाहते थे, जैसे फादर वहाँ पे होते थे, पोप होते थे, ये सब बनना चाहते थे, उनको बनाना चाहते थे उनके फादर। लेकिन इन 1970 ही गॉट डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंग। इन्होंने फिलोसफी चुना, बाद में थियोलॉजी से फिलोसफी में आ गए, और फिर फाइनली इन्होंने पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री ली। और ही बिकेम अ ट्यूटर आफ्टर दैट, अ बर्न फॉर 7 ईयर्स। तो 7 साल तक ये ट्यूटर रहे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। ही बिकेम लेक्चर इन जेनेवा, जेना यूनिवर्सिटी 1801 में ये प्रोफेसर बन गए। लेटर ही बिकेम, जो है कि लेक्चरर बनते हैं, बाद में ये प्रोफेसर भी बन जाते हैं वहीं पे। और 1816 में जाके इन्होंने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग। तो ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जो भी जर्मनी आजकल जाते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग में बहुत से लोग इंडिया से भी पढ़ने जाते हैं, आज के समय भी बहुत से लोग जाते हैं इंडिया से पढ़ने, और वो स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एंड इन 1880 ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट बर्लिन यूनिवर्सिटी। तो बर्लिन यूनिवर्सिटी तो सभी को मालूम है, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं, और बाद में ये बर्लिन यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। उस समय बर्लिन जो कैपिटल सिटी, आज के समय में बर्लिन कैपिटल है। हेगल वॉज अपॉइंटेड रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन अक्टूबर 1829। तो बाद में ये रेक्टर भी बना दिए गए, और रेक्टर बनने से फिर इनका ये आगे देख लेते हैं। ओके। तो रेक्टर बनने के बाद जो है, हेगल वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब बाय द राइट्स फ्रॉम द रिफॉर्म्स इन बर्लिन। अब बर्लिन में जो रिफॉर्म्स के लिए राइट्स हो गए, दंगे हो गए वहाँ पे, क्योंकि जो सिस्टम था, जो राजशाही थी, क्योंकि इसी समय में अगर हम देखें तो जो ब्रिटेन के अंदर भी चीज़ें चल रही थी, और ब्रिटेन के अंदर लगातार डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ भी डेमोक्रेसी या जो राजशाही थी उससे लोग परेशान तो थे, तो यहाँ पे राइट्स भी होने लगे अगेंस्ट में जो स्टेट था। तो ये क्वेश्चन जो फिलोसफर थे तो उनको पॉलिटिकल साइंस में भी कि ये जो फिलॉसफी है ह्यूमन नेचर पे कैसे अप्लाई करती है, स्टेट पे कैसे अप्लाई करती है, इस पे ये सोचने लगते हैं। और वहीं से इनकी जो स्टेट की फिलॉसफी है कि स्टेट एग्जैक्टली है क्या, या होना क्या चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मेटिव है कि ये चाहिए पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जो आइडिया है फिलॉसफी का वो एक ऐसे यूटोपियन स्टेट की बात करता है। तो
और उसी से आगे बहुत से जो साइंटिफिक थ्योरीज भी निकलती हैं। ही वॉज ऑल्सो एन ऑफिशियल एडवाइजर ऑफ एम्पर ऑफ प्रसा, जो हम बात कर रहे थे, जर्मनी उस समय नहीं था, प्रसा था, तो प्रसा के ऑफिशियल एडवाइजर बनते हैं। ही हेल्ड दिस पोजीशन टिल हिज डेथ, 1830 में इनकी डेथ हो जाती है। तो 1830 में डेथ हो जाती है, और जब तक डेथ होती है एक बड़ी फैन फॉलोइंग जो फिलॉसफी की पूरे यूरोप में जितने भी बड़े फिलोसफर थे वो उनके फ़ैन हो गए थे, और यंगस्टर्स में तो बहुत बड़े ज़्यादा फ़ैन थे लोग। और अगर देखें तो शुरुआत जो यंग मार्क्स जो थे वो भी हेगल के बहुत बड़े फ़ैन थे, और हेगल को बहुत बड़ा फिलोसफर मानते थे। बाद में भी ये मानते रहे मार्क्स, लेकिन बाद में मार्क्स जो है इनके आइडिया से कुछ एग्री नहीं करते, और बाद में जो मार्क्स का कोटेशन है कि हेगल की जो फिलॉसफी है, जो डायलेक्टिक प्रिंसिपल है, उसको उन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, कि अपसाइड डाउन कर दिया। तो देखते हैं, अब राइटिंग्स देख लेते हैं, इनकी राइटिंग्स क्या है। 1817 में फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड्स, की माइंड्स का फिनोमेना जो है सिद्धांत क्या है, जेना में लिखी। 1811 टू 12 ही पब्लिश साइंस ऑफ लॉजिक। तो साइंस ऑफ लॉजिक ये इंपॉर्टेंट है। दिस एस्टेब्लिश हिम एज अ फिलोसफर इन जर्मनी। तो जो साइंस ऑफ लॉजिक लिखने पे इनको एज अ फिलोसफर इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को इन्होंने 1811-12 में ही, जर्मनी के अंदर। और साइंस ऑफ लॉजिक की जब बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड अगर याद करें, लॉजिक ऑफ साइंस किसकी बुक होगी, तो लॉजिक ऑफ साइंस कार्ल पॉपर की एक बहुत फेमस बुक है, जिसमें कह सकते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सबको क्रिटिसाइज भी किया है। हेगल को भी क्रिटिसाइज किया है, मार्क्स, प्लेटो, हमने पढ़ा है कि प्लेटो को क्या बोलते हैं या अरिस्टोटल को किस तरह क्रिटिसाइज करते हैं। तो प्लेटो को जैसे वो बोलते हैं ना कि ही वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम, तो इसी तरह से हेगल को भी क्रिटिसाइज करते हैं, और ही कहते हैं कि ये तो फासिज्म के जनक हैं, कह सकते हैं एक तरह से, फाउंडिंग फादर ऑफ फासिज्म। तो इसी तरह से एक रिलेटेड और बुक है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक। सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है जेएस मिल की है। तो लॉजिक से रिलेटेड तीन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ लॉजिक हेगल, और जो लॉजिक ऑफ साइंस है वो क्या हो जाएगी कार्ल पॉपर, और सिस्टम ऑफ लॉजिक जेएस मिल। तो इन तीनों पे बुक्स को ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक पे कंफ्यूजन भी होता है। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, हिडलबर्ग मेड हिम फेमस इन द एंटायर यूरोप। तो यहाँ से तो वो हो चुके थे फेमस जर्मनी के अंदर, और साइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस जो है वहां से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो उसके बाद इन बर्लिन ही रोट फिलोसफी ऑफ राइट्स। फिलोसफी ऑफ राइट्स एक फेमस बुक है इनकी। एंड लास्टली फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो जो कि उनके बेटे द्वारा पब्लिश की गई, पब्लिश बाय हिज सन लिखा है, तो उनको बाद में पब्लिश होती है उनकी डेथ के बाद। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ राइट्स, फिलोसफी ऑफ साइंस, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि फिलोसफी को हर चीज़ से जोड़ रहे थे। और जो फिलोसफी ऑफ स्टेट की बात आती है तो वो हमारे काम की चीज़ आती है, और हम देखते हैं किस तरह से वो उस पर फोकस करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एंसेस्ट्री की इनका जो आइडिया है, स्पिरिचुअलिटी का, जो अध्यात्म का जो है, उनके एंसेस्टर फोर फादर कौन है। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोक्रेटिस डायलेक्टिक मेथड। कि डायलेक्टिक मेथड की हिंदी में क्या कहेंगे, द्वंद्वात्मक मेथड जो था, कि क्वेश्चन और डाउट और रीजन, ये चीजें जानने का जो मेथड होता है, और उस रीजन को जान के एक नए आइडिया लाना, ये डायलेक्टिक मेथड है, जैसे सोक्रेटिस ने किया था। प्लेटो का भी डायलेक्टिक मेथड था, और बाद में इनके बाद अगर हेगल के बाद देखें तो मार्क्स भी जो हेगल का डायलेक्टिक मेथड है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो ही बोरोड हिज टीलोलॉजी मेथड फ्रॉम एरिस्टोटल। तो हमने टीलोलॉजी जानते हैं कि क्या होता है। टीलोलॉजी का मतलब जो हमने कई बार बताया भी है आप लोगों को, कि वो जो आइडिया लॉजिक से सिर्फ निकाले, जैसे कि कौन पहले आया, स्टेट या इंडिविजुअल। तो क्योंकि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी स्टेट से है, जिस तरह फादर एक सन की आइडेंटिटी फादर से होती है, तो फादर पहले आया होगा और सन बाद में आएगा। उसी लॉजिक से यहाँ लगा लिया कि स्टेट से हमारी आइडेंटिटी, इसलिए जो इंडिविजुअल हो बाद में आया होगा, स्टेट पहले आया होगा। तो इस तरह के अप्रोच जो होते हैं, जो सिर्फ लॉजिक से हो सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको प्रूव करना मुश्किल होता है, उस तरह की चीज़ों को टीलोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो ये दोनों तरह के मेथड यूज़ करते हैं, जैसा लिखा भी है, टीलोलॉजी फोकस ऑन एंड और पर्पस, कि सिर्फ पर्पस फॉलो कर दे, एंड जो है कि फाइनली जैसे 2+2 4 होगा,
तो 4 - 2 2 हो जाएगा। तो इस तरह का जो आइडिया है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं कि मदर फादर मिलके सन को बना रहे हैं तो सन को काट देंगे आधा, तो क्या मदर फादर बन जाएंगे? तो ये नहीं होता है ऐसा हमेशा। तो टीलोलॉजिकल अप्रोच कई बार तो जहाँ हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते वहाँ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि लॉजिक से इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, या फिलॉसफी के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल हो सकते हैं वहाँ पे हमेशा टीलोलॉजिकल अप्रोच नहीं हो सकता। इमैनुअल कांट, जो इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो विजिबल इन हिज राइटिंग, लाइक कांट ही डिड नॉट गिव राइट टू रेजिस्ट। अब जो कांट थे वो तो पीस में बिलीव करते थे, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, तो उन्होंने परपेचुअल पीस जैसी आइडिया दिया, जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी किसी पे डोमिनेट ना करे। और क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा वॉर भी हो रहे थे उस एरिया में, पूरे यूरोप में ही वॉर हो रहे थे, तो एक परपेचुअल पीस का आया कि जहाँ पे जो डोमिनेंट है स्टेट वो किसी को डोमिनियन स्टेट ना बनाए, एट द सेम टाइम जो सीक्रेट ट्रीटी ना हो, इस तरह की चीज़ें। और भी बहुत से थे डेट जो थे उस तरह से देखा जाए, इस तरह के जो आइडिया वो कांट के, इमैनुअल कांट के थे। और उनका जो परपेचुअल पीस का आइडिया है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, भले हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े फिलोसफर हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हिज होगा, हिज आइडिया ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रूसोज जनरल विल, कि रूसो का जो जनरल विल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जनरल विल है, उस तरह से ही ये आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। तो एक आइडियलिज्म तो हेगल में है। हेगल्स आइडिया स्पिरिट रीजन इज इनफेलेबल। अब ये कहते हैं कि ये जो आइडिया, इनके तीनों जो आइडिया है, आइडिया स्पिरिट और रीजन जो है, कि विचार जो है, तत्व जो है या रीजन जो है, लॉजिक जो है, वो इनफेलिएबल, ये कहते हैं कि गलत नहीं होगा। हेगल गिव प्राइमेसी टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट पे कम। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें तो जो लिबरल आइडिया है उसके अगेंस्ट में है, ये कम्युनिटेरियन या सोशलिस्ट आइडिया के काफ़ी पास हैं। तो इसके इसीलिए वजह से हम अगर मार्क्स को देखेंगे तो हम देख लेंगे कि मार्क्स क्यों इतना इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा ज़्यादा ऊपर सुपीरियर रखते हैं, लार्जर कम्युनिटी को ज़्यादा रखते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट को नहीं। ऑल दो अगर जो इसमें आ गए लिबरल आइडिया में, तो लिबरल आइडिया क्या कहता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबसे पहले फोकस करता है और लार्जर जो इंटरेस्ट है उसको बाद में। हिज फिलोसफी इज हिस्टोरिसिस्ट इन नेचर। तो अपना जो आइडिया लाते हैं वो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लाते हैं। तो कह सकते हैं एक तरह से हिस्ट्री को ऑब्जर्व करके लाते हैं, इसलिए हिस्टोरिसिस्ट भी है। इसके बाद अगर देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे थे उस समय जिनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, वो है टू मेजर इवेंट्स इन हिस्ट्री इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट। फर्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो रहे थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन रूसो के आइडिया के बाद अगर देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। एंड द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी इन्फ्लुएंस इन हिज राइटिंग। तो जो आता है आइडिया 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ऑल दो इसको जो है लिबरलिज्म में भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए है। इन्होंने जो यूज़ किया वो कलेक्टिव लिबर्टी के लिए है। इक्वलिटी जो है ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए, और फ्रेटर्निटी जो है वो तो फिलोसफिकल आइडिया है ही, जो बंधुत्व का, बराबरी का और स्वतंत्रता का आइडिया है। सेकंड, सब्जुगेशन ऑफ जर्मनी बाय नेपोलियन, जिससे भी ये परेशान हो जाते हैं, और यहीं से इनका जो आइडिया निकलता है कि स्टेट के बारे में, जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी क्या उसमें कोई इंटरवेंशन हो सकता है फिलॉसफी का। यहाँ से उनकी फिलॉसफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी हमको पढ़ना पड़ता है। इट डिसइल्यूजनड हिम कि एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो हमने पर लिखा है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे सोचना शुरू करते हैं और उसका फिलोसफिकल आंसर सोचते हैं कि क्या ये हमेशा इसी तरह रहेगा कि लगातार लोग मरते रहेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, या फिर कुछ फिलोसफिकल आंसर हो सकता है। तो उन्हीं की जो हेगल की फिलॉसफी हम पढ़ेंगे वो उसी आइडिया को पढ़ेंगे, और वो आइडियलिज्म पे बेस्ड है जो, और डायलेक्टिक वो पूरी तरह से डायलेक्टिक है। और हम बताएंगे भी किस तरह से, आगे देखते हैं कि डायलेक्टिक किस तरह से है वो। तो देखते हैं कि देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। फर्स्ट, आइडियलिज्म और नेचुरली, सेकंड, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म।
तो दो तरह के आइडिया थे। जो आइडियलिज्म था वो बहुत नॉर्मेटिव था, जो कह सकते हैं जो चाहता था कि एक आइडियल स्टेट बने। दूसरा जो था एक रैशनल, की ह्यूमन बींग्स या जो साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि उस समय साइंस भी बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी और पॉलिटिकल साइंस हमेशा इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। फिलॉसफी तो आइडियलिज्म पे फोकस करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस थी वो रैशनलिज्म पे फोकस कर रही थी। अब यहाँ से देखें, लेकिन हेगल्स का आइडिया जो था एपिस्टिमोलॉजिकल था। तो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है कि द थ्योरी ऑफ नॉलेज टाइप की, कि वो ज्ञान ही कहाँ से आ रहा है, या हम स्टेट आया ही क्यों, एग्जिस्टेंस ही क्यों हुआ। स्टेट के बारे में अगर देखें तो किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना ही एपिस्टेमोलॉजी होती है, कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो कहाँ से आई, कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये चीज़ एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। तो नॉलेज अबाउट समथिंग, अकॉर्डिंग टू हिम आइडिया ऑफ थिंग्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडिया पे फोकस करते हैं। और यहीं से अगर हम देखेंगे और थिंग इटसेल्फ पे, कि वो जो है कि आइडिया ऑफ चेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द चेयर इटसेल्फ, आइडिया ऑफ स्टेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टेट इटसेल्फ। क्योंकि इनका मानना है कि आइडिया हमेशा रहेगा, जो थिंग है वो चली जाएगी। जैसे चेयर का कहने का मतलब हमने कई बार एग्जाम्पल पे आपको बताया होगा कि जिस तरह से आप देखते हैं कि चेयर का क्या मतलब है, कि चेयर तो पहले जो जिस चीज़ की आज चेयर बनती है वो उसकी पहले नहीं बनती थी, लेकिन चेयर कब से चले आ रहा है इंडिया, प्लेटो के समय से आज तक भी चला आ रहा है। तो ये आइडिया जो है ये फोकस करते हैं, और इसी चीज़ को मार्क्स पलट देते हैं, कहते हैं नहीं, थिंग्स जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आइडिया आएगा। जो मार्क्सिज्म पढ़ेंगे उसमें फोकस करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे है कि इस चीज़ को याद रखिएगा, द फिजिकल वर्ड इज कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। जो फिजिकल वर्ड है अभी जो दिख रहा है, फिलोसफिकल वर्ड तो अलग है, चेंज, बट द आइडिया इज परमानेंट। आइडिया हमेशा वही रहता है। जो इंसान का आइडिया था कि आदमी क्या होगा, आदमी लगातार बदलता जा रहा है, अगर देखें तो फिजिकली भी बदल रहा है, लेकिन फिर भी इंसान का आइडिया इंसान का वही है। तो अगर हम देखें तो शुरुआत में जो होमोसेपियन, हम सिविलाइज जब हुए तो हम एक अलग तरह से चलते थे, थोड़े तिरछे। उस समय भी हम इंसान ही थे, आज भी इंसान है। तो आज से आने वाले 500 या 1000 साल बाद भी हम इंसान ही रहेंगे। तो आइडिया सेम रहेगा इनका आइडिया, कि और चेंज होते रहते हैं हमारे। हो सकता है कुछ सालों हम और पतले हो जाएं और छोटे हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। हेगेलियन आइडियलिज्म इज ऑफन रेफर टू द एब्सोलूट आइडियलिज्म। तो ये जो आइडियलिज्म है वो एब्सोलूटिज्म की तरफ ले जाता है, और इसी की वजह से कई बार बहुत से लोग इनको कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, यूटोपिया में जी रहे हैं। और मार्क्स भी इनके आइडिया को थोड़ा सा पलट देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज गिवन मोमेंटम टू हिस्ट्री है, कि डेवलपमेंट आइडिया का जो बदलाव है वही हिस्ट्री को मोमेंटम देता है। कि आज हम जिस तरह से आइडिया बदल देते हैं, कि अगर हम साइंटिफिकली ज़्यादा सोचने लगेंगे या पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आइडिया क्या, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने पे क्या होगा, हम कैपिटलिज्म की तरफ चले जाएंगे। और हो सकता है उसके बाद हम पैसे को कम वैल्यू देने लगे तो हम सोशलिज्म की तरफ चले जाएंगे या कम्युनिटेरियनिज्म की तरफ चले जाएंगे। और अगर पैसे के लिए हम सबको मारने लगे तो फिर से फ्यूडलिज्म की तरफ चले जाएंगे। तो इनका आइडिया क्या, कि आइडिया ही सोसाइटी को बनाता है, आइडिया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। एब्सोलूट आइडियलिज्म सीज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो एब्सोलूट आइडियलिज्म है ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया जनता और ऑब्जेक्ट हो गया जो प्रजा, राज्य, तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है यही एब्सोलूट आइडियलिज्म बताएगा। वहाँ पे ले आया कि ये एब्सोलूट होना चाहिए दोनों के बीच में रिलेशन, स्टेट और जनता के बीच में। अब इसको बताने के लिए इन्होंने डायलेक्टिक मेथड यूज किया। तो डायलेक्टिक मेथड, द्वंद्वात्मक जो अप्रोच है उसको देख लेते हैं। हेगल्स फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द डायलेक्टिक मेथड। कि पूरा जो आइडिया था डायलेक्टिक द्वंद्व के बेस पे था, कि कोई भी चीज़ है उसका काउंटर होगा, फिर उससे नई चीज़ निकलेगी। तो इसी को डायलेक्टिक मीन्स टू डिस्कस, हर चीज़ को डिस्कस करने का एक द्वंद्वात्मक है, कि कोई भी चीज़ आइडिया लाते थे फिर उसका काउंटर आइडिया लाते थे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है तभी उसको मानते थे कि ये सही है। सोक्रेटिस बिलीव दैट, जो सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, वो बिलीव दैट ट्रुथ कैन ओनली बी अचीव बाय कांस्टेंट क्वेश्चनिंग। तो लगातार क्वेश्चन करने से ही हमको सच्चाई प्राप्त होगी, और ये होता भी, अगर आप लगातार क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सच्चाई कैसे मिलेगी। हेगल ऑल्सो बिलीव्स दैट एब्सोलूट आइडिया और स्पिरिट कम्स फ्रॉम द ट्रुथ। जो ट्रुथ है वो कैसे आएगा, लगातार क्वेश्चन करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप ट्रुथ पा लेंगे। तो एब्सोलूट ट्रुथ पहले नहीं मिल जाएगा कि आपने क्वेश्चन किया जो निकल के आया वो एब्सोलूट ट्रुथ है, लेकिन उस ट्रुथ में लगातार चर्निंग चलती रहेगी, जिसको थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कह रहे हैं जिसको। तो आइडिया मूव्स फ्रॉम थीसिस टू एंटीथेसिस।
और until synthesis of two is found। तो कोई भी आइडिया होगा वो थीसिस हो सकती है। उस आइडिया का काउंटर आएगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो हो सकता है उस कमियों को दूर करने पे क्या होगा, सिंथेसिस। तो जब एब्सोलूट चीज बनेगी वो सिंथेसिस होगी, और ये सिंथेसिस फिर से थीसिस बन सकती है, और उसको फिर से कमियां आ गई तो उसमें फिर से चेंज होते हैं। लेकिन हेगल कहते हैं कि एक टाइम के बाद ये करते करते क्या होगा, एब्सोलूट आइडिया हमको मिल जाएगा। तो ये चर्निंग है कि हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं कि हम आज सही कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट जनरेशन हमको हो सकता है चैलेंज करेगी, हम फिर बदलेंगे, और थर्ड जनरेशन फिर एक जैसे हो सकता है, पुरानी जैसे भी सोच आ सकती है, या एक बिल्कुल नया आइडिया आ सकता है। इन ड्यू कोर्स द सिंथेसिस इटसेल्फ एक्वायर द स्टेट ऑफ थीसिस। जो हमने बताया कि ये थीसिस हो गया, ये सिंथेसिस, ये एंटीथीसिस हो गया, और ये सिंथेसिस हो गया। लेकिन सिंथेसिस बहुत दिनों तक रहने के बाद ड्यू कोर्स में तो क्या होगा, एक टाइम के बाद इसमें भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होने लगेंगी, और ये फिर से इसके एंटीथीसिस आने लगेंगे, और फिर से क्या होगा, एंटीथीसिस आएंगे तो फिर नया सिंथेसिस बनेंगे। तो ये प्रोसेस है और ये चलता ही रहेगा। दिस मेथड कैन बी डिस्क्राइब एज अ डायलेक्टिक आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म की तरह ये चल रहा है। डायलेक्टिक आइडियलिज्म वॉज लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर इंटरप्रेटिंग द हिस्ट्री। की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि एक समय में हम जैसे छोटी बहुत सी छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि एक समय में हमारे यहाँ अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें तो बहुत बार बोला गया लोगों को कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आर्टिफिशियल, हम पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, मशीन्स यूज़ नहीं करते, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। तो वो एंटीथीसिस था। अब हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया। प्रोडक्शन जब बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, अब हम कहाँ आ गए हैं, फिर से इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि अब इसमें आर्टिफिशियल केमिकल डालने से, फर्टिलाइजर डालने से हमको नुकसान हो सकता है। अब क्या हो रहा है, फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे, ये तो पहले ही से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे। जो हमारे, जिसको हमने खराब माना, वही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही रहे थे। या इसी तरह से नेचर की तरफ जाना, पहले हमने जंगलों को काट दिया, अब हम कह रहे हैं कि जंगलों की तरफ लौटेंगे। तो जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो तो पहले से जंगलों की तरफ जा रहे थे, वो हमको बहुत ज़्यादा उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया जंगलों को, या एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं किया। या पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया, अब फिर से वापस जाने की बात कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ डायलेक्टिक मेथड की बात कर लेते हैं। हेगल हैज गिवन सेवरल इंस्टेंस ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो हर बहुत से हर चीज में उन्होंने हर चीज को, ये फिलोसफी कह रहे हैं कि फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ लॉजिक, हर चीज के इसमें ये देख सकते हैं कि थीसिस एंटीथीसिस से बोले हर जगह एप्लीकेबल है ही, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब हम देख सकते हैं कि फैमिली में फैमिली इज थीसिस, सिविल सोसाइटी इज एंटीथीसिस एंड स्टेट इज सिंथेसिस। तो फैमिली क्या है, थीसिस क्यों बोला, कि फैमिली में सब कुछ आइडियल होता है। तो आइडियल का मतलब आप एक दूसरे से पैसे नहीं लेते, किसी का काम कर दिया या किसी की केयर की तो हमको पैसे की जरूरत नहीं है, या हम सेल्फिश नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फैमिली में सारी नीड हमारी पूरी नहीं हो सकती। हमको बहुत सी ऐसी जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं तो हमारी नीड्स बढ़ती हैं। अब जैसे हमको कुछ खाना है, पीना है, तो हमारे घर के लोग खाना तो बना सकते हैं लेकिन हर चीज़ नहीं बना सकते। तो क्या होगा, हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब बाहर मंगाने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। घर में आप कुछ डिमांड करते हो तो वो खाना मिल जाएगा आसानी से, या घर में आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको क्या हेल्प मिलेगी। लेकिन घर वाले इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर जो है वो पैसे लेगा। तो क्या हो रहा है, ये सिविल सोसाइटी जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए तो वो इसमें मिलेगा। आपके घर में सब तरह के, आपको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लॉयर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, कोई फैसिलिटीज। तो ये सिविल सोसाइटी बेटर सोसाइटी बन गई कि आपको सिर्फ फैमिली से काम नहीं चल रहा है। लेकिन इसके साथ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये हर चीज पैसे से ही करती है, यहाँ पे पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर जो ग्रीड है, जो लालच है, ये वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से सिविल सोसाइटी में भी प्रॉब्लम हो गई। तो थीसिस के बाद एंटीथीसिस आ गए, तो सोसाइटी इज एंटीथीसिस हो गई। अब इस ग्रीड को कम कर दिया जाए कि अगर स्टेट लोगों को, इन लोगों को पैसे दे दे कि भाई कि एक सैलरी हम दे दे रहे हैं स्टेट को, तो अब ये लोगों से, अगर हम बीमार हुए तो डॉक्टर हमसे डायरेक्टली पैसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट कंट्रोल क्यों जरूरी है। तो डॉक्टर आपसे पैसा नहीं लेगा तो जिसके पास पैसा नहीं वो भी सर्वाइव कर लेगा, और जो पैसा है। तो ये जो स्टेट का काम है वो एब्सोलूट आइडिया है, और यही मार्क्सिज्म ले लेता है यहाँ से। कि मार्क्स कहते हैं कि हाँ, इस तरह का स्टेट होना चाहिए कि जहाँ पे सब कुछ स्टेट कंट्रोल करे। मार्क्सिज्म इसको बोलते हैं कि स्टेट को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें वो डिटेल में बता देते हैं। ये बता पाए नहीं बताते हैं, ये फिलोसफिकली बताते हैं कि स्टेट जो होगा, ऐसी सिचुएशन होगा जहाँ पे सिविल सोसाइटी ही एक पूरी एक फैमिली की तरह रहेगी।
तो फैमिली क्या हो जाएगी, स्टेट। स्टेट क्या करेगा, पूरे जो फैमिली सबको, अब हम जैसे घर में होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देते हैं। जैसे फादर हो गए, अगर कोई फादर या मदर जो भी अर्न कर रही है, वो क्या करेगी, 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो, या 2 बच्चे हैं तो दोनों को इक्वल पॉकेट मनी देते हैं। अब ये नहीं कहते कि आपने ज़्यादा काम किया या इसकी तबीयत खराब रहती है इसको कम दो, ये थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है इसको और कम दो, ऐसा नहीं करते। वो सबको ऑलमोस्ट एक बराबर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि स्टेट भी इसी तरह सबको एक तरह से ट्रीट करेगा। अब अगर सबको स्टेट एक तरह से ट्रीट करेगा तो क्या होगा, इनके बीच में प्यार ज़्यादा हो जाएगा, एक दूसरे को ग्रीड जो यहाँ पे आ गई थी सिविल सोसाइटी से वो हट जाएगी और सिंथेसिस में हमारा एक स्टेट बन जाएगा। और ये स्टेट ही आइडियल स्टेट होगा, और इसके बाद फिर हमको अलग से एंटीथीसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को जो अगर मार्क्स देखें तो ऑलमोस्ट इसी तरह का स्टेट जो है कम्युनिज्म में लाने की बात करते हैं, लेकिन उनके जो स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस, और वो साइंटिफिक अप्रोच चलाते हैं, आइडियलिज्म नहीं। उनका जो डायलेक्टिक है मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। सिमिलरली डेस्पोटिज्म इज द थीसिस, कि पहले डेस्पोटिक हो गया जो है कि कह सकते हैं, उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी, एंटीथीसिस जो होगा कि डेस्पोटिज्म मतलब जो राजशाही जो होगी कि किसी एक आदमी का राज होगा, बाकी सब लोग उसके लिए काम करेंगे, सब लोग उसकी प्रजा होंगे और वो राजा होगा। उससे बेटर जो सिस्टम आएगा वो आ जाएगा डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा किंग, जो किंग होगा या जो भी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है डेमोक्रेसी में भी, एक तरह की कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आती रहेगी कि जिसके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे वो हमेशा चुना जाएगा। अब किसी सोसाइटी के इतने नंबर हैं, भले इस कम्युनिटी का आदमी अच्छा लीडर हो, लेकिन ये किंग बनने के या पीएम बनने के लायक बन नहीं पाएगा, इसका बन जाएगा जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी। तो कह रहे कि ये एंटीथीसिस है, इसमें भी जो डेमोक्रेसी है उसमें भी काफ़ी कमियां रह जाएंगी। तो अब क्या कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि जो राजा है उसी को राजा बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सबके बारे में अच्छा सोचेगा। अब ये राजा, इसकी ड्यूटी होगी ना कि ये लग्जरी में रहेगा, तो ये ड्यूटी की तरह रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो कहते हैं कि ये बेटर फॉर्म होगा। थर्ड जो है इनऑर्गेनिक वर्ड इज थीसिस, कि इनऑर्गेनिक वर्ड जो कह रहे हैं कि ये वो थीसिस है, ऑर्गेनिक वर्ड है थीसिस। इनऑर्गेनिक मतलब जब हम जीवन नहीं था पृथ्वी पे तब ये थीसिस था, और उसके बाद ऑर्गेनिक आ गया तो लाइफ जब आ गई तो और इन हो गया, और उसके बाद जो थर्ड स्टेज आ गई ह्यूमन बींग्स आ गए, तो वो सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं और नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, किसी की जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, किसी की घटा सकते हैं। ऑल दो आज के समय ह्यूमन बींग्स ही अपनी जनसंख्या के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोरोना फैल गया तो फिर से मुश्किल है, शायद हमारी जनसंख्या ही कम हो जाए। लेकिन फिर भी इनकी हेगल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो है कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है सिंथेसिस हाईएस्ट स्टेज है, ह्यूमन बींग्स से ऊपर कोई सुपीरियर एनिमल अभी नहीं बना है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक एनिमल बने और उसी ऑर्गेनिक एनिमल से एक ह्यूमन बींग बन गया जो हाईएस्ट स्टेज पहुंच गया। तो देख सकते हैं आज के समय और अगले कुछ सालों तक, 100 साल 200 साल तक तो नहीं लगता कि कोई और जानवर जो है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या हमसे ज़्यादा समझदार हो पाएगा। फ्यूचर में नहीं मालूम, हो सकता है कि कोरोना के चक्कर में हम लोग घरों में रहें और दूसरे जानवर ज़्यादा समझदारी डेवलप कर दें। तो कॉन्ट्राडिक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ होल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने चाहिए, ये ड्राइविंग फोर्स है, और इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, मार्क्स भी कहते हैं। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कॉस्मोस एंड ऑल्सो द थॉट, कि ये कहते हैं कि जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, उसका भी यही लॉ है कि कॉन्ट्राडिक्शन होते रहते हैं, उसी से कॉस्मोस बना, जो ब्रह्मांड बना। और थॉट का भी यही है कि लगातार कॉन्ट्राडिक्शन से ही नए थॉट आते हैं। और ये पहले थिंकर नहीं है, ये लगातार सोक्रेटिस भी बोलते रहे, प्लेटो भी बोलते हैं, बाद में एरिस्टोटल भी एक तरह से बोलते ही हैं। तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री को डेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो हिस्टोरिकल अप्रोच ही होगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में एब्सोलूट आइडिया इज डायनेमिक, लगातार चेंज होता रहता है एब्सोलूट आइडिया, एंड एवर एवॉल्विंग। तो एब्सोलूट आइडिया नहीं है, वो कुछ भी होगा जो डायनेमिक है, वो लगातार चेंज होता रहेगा, सीधे नहीं चलता। इट मूव फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता रहेगा, और लगातार इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। एक स्टेज आएगी जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ यही एब्सोलूट आइडिया है। द होल इनवर्स इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग द रीजन, कि हमेशा रीजन जानने की कोशिश करने में हम बेटर की तरफ जाते रहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आप रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो इनका अकॉर्डिंग आप बेटर की तरफ जा रहे हैं, और उस जो सेल्फ रियलाइजेशन का गोल है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। इन द फर्स्ट स्टेज, और उससे माना भी जाता था कि सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे हम देखें अभी आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो आप देख सकते हैं कि
तो बुद्ध जो थे वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही करते हैं कि लगातार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके आंसर ढूंढते हैं, फिर नए क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक टाइम के बाद उनको लिंक मिल जाता है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन कैसे आंसर हो रहे हैं, तो वो अपने आप को बोलते हैं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यही ज्ञान की प्राप्ति क्या है कि लगातार क्वेश्चन करना अपने आप को और फिर उसका आंसर ढूंढना, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप उसको आंसर बता पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो इन फर्स्ट स्टेज द एब्सोलूट आइडिया एक्वायर्स द फॉर्म ऑफ ग्रॉस मैटर। तो एब्सोलूट आइडिया जो है वो एक जो पदार्थ का एक ग्रॉस मैटर ले लेती फर्स्ट स्टेज पे। द सेकेंड स्टेज इन हिज प्रोसेस इज ऑर्गेनिक वर्ड, कि जो ऑर्गेनिक वर्ड बन गया उसका, जैसे ग्रॉस मैटर तो पेड़ पहाड़ ये जो है वो है उस समय, लेकिन उससे के बाद जो सेकंड स्टेज आती है ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनता है, जिसमें एनिमल प्लांट ये सब बनते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स बने। अब ह्यूमन बींग्स के बाद फोर्थ स्टेज जो है एवोल्यूशन की हिस्ट्री में, ये फैमिली बनी। तो यहाँ से कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक वर्ड से, जहाँ पे ग्रॉस मैटर सब कुछ है। उसके बाद एवोल्यूशन में क्या बना, एनिमल्स बने। एनिमल्स के बाद क्या बना, ह्यूमन बींग्स बने। ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, फैमिली बनाई। अब फैमिली में हमने जैसे बताया था कि फैमिली जो फिफ्थ स्टेज है, सब कुछ सारी जो नीड है वो फुलफिल नहीं कर सकती, इसलिए हमने सिविल सोसाइटी बनाए, गांव बनाए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें ग्रीड थी, जो निगेटिव चीज़ें थी, अपने लिए जीते थे तो कलेक्टिव नहीं सोच पाते थे। अब इन्होंने लास्ट स्टेज बनाई कि जब स्टेट बन जाएगा तो स्टेज क्या है, स्टेट सबके बारे में सोचेगा। तो प्लांट एनिमल के बारे में सोचेगा, ग्रॉस मैटर के बारे में सोचेगा। ऑल दो आज के समय भी थोड़ा बहुत तो स्टेट सोचता ही है कि ऐसा ना हो कि कोई एनिमल इंस्टिंक्ट हो जाए, उसके बारे में भी सोच रहा है। कोई नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल है वो ना ख़त्म हो जाए, उसके बारे में भी सोच रहा है। तो कुछ हद तक तो मान सकते हैं कि हेगल का आइडिया जो स्टेट को लेके है वो वहाँ तक सही है, लेकिन एग्जैक्टली सारी चीज़ें जो है कंफर्म नहीं है कि सिविल सोसाइटी एक फैमिली की तरह काम कर रही है। तो एटलीस्ट लिबरल सोसाइटी में तो ये अभी नहीं कर पा रही है, और इवन सोशलिस्ट सोसाइटी में भी एक्चुअली कह नहीं सकते कि सोशलिस्ट सोसाइटी में कम्युनिज्म आ चुका है। सोशलिस्ट सोसाइटी उस तरफ जाने का, जो मार्क्स कहते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो इनका स्टेट है उस तरफ जाने का एक तरीका है, जिसमें धीरे धीरे, ऑल दो कह सकते हैं लिबरल उससे तो बेटर है, क्योंकि कह सकते हैं कि वहाँ पे सबको, सब लोग सबके बारे में सोच रहे हैं, या स्टेट सबके बारे में सोच रहा है कि हेल्थ, एजुकेशन या इन सब चीज़ों को हमेशा पैसे से नहीं खरीदें। और इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फैमिली है जो चाइना की, वो चली जाती है अमेरिका में। तो अमेरिका में वो बोला गया कि जैसे ही वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कि जो वो बताते हैं कि जैसे ही तुमको वो लगे कि कोरोना का सिम्टम है, आप जाके टेस्ट करा लीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि अरे टेस्ट कराने में बहुत पैसे खर्च होंगे। तो चाइना वाले को ये मालूम ही नहीं कि अच्छा टेस्ट कराने में भी पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी किसने ले ली, स्टेट ने। तो सभी को जो भी सिम्टम लग रहा है वो तुरंत जाते हैं स्टेट में, वहाँ पे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल सारे स्टेट के हैं तो वहाँ पे फ्री में चेक हो जा रहा है। अब यूएस वाले जो हैं वहाँ पे काफ़ी पैसा लग रहा है, तो वो चेक नहीं करा रहे हैं। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा केसेस फैल रहे हैं, क्योंकि अब चेक नहीं कराएंगे हम तो और ज़्यादा लोगों को फैला देंगे। अगर आज मुझे पता चल जाए तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन होगा कि 10 दिन बाद पता चलेगा, तब क्या होगा, मैं फैला चुका हूँगा। तो ये भी एक बड़ा आइडिया है कि मार्केट इकोनॉमी में सेल्फिशनेस जो है सिविल सोसाइटी की वो हो सकती है। तो हेगल के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कहते हैं कि स्टेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी जैसे जिस तरह से स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, ऑल दो हमारा मिक्स टाइप का सिस्टम है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में पढ़ा हुई है कि क्या है कि हम दोनों चीज़ें रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो चेक कराने में, और कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि अगर फ्री में सबका चेक हो तो ज़्यादा आसानी से तेज़ी से चेक हो जाएगा। लेकिन कई बार वो जैसे 5000 इंडिया में लग रहा है, तो 5000 क्या होगा, 5000 लगने से प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब आदमी है या इवन मिडिल क्लास भी जल्दी चेक नहीं कराएगा जब तक वो पूरी तरह से श्योर ना हो जाए। अगर वही फ्री में होने लगेगा तो हल्का भी डाउट होगा तो वो चेक करा देगा, और इससे लोग जो है बच सकते हैं, या ह्यूमैनिटी बच सकती है, या स्टेट बच सकता है। हेगल आर्ग्यूज दैट फैमिली सिंबलाइजेज यूनिटी, जो हम बात कर रहे थे कि एकता बताती, सिविल सोसाइटी सिंबलाइजेज पर्टिकुलरिटी एंड द स्टेट सिंबलाइजेज द यूनिवर्सलिटी, कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस हो जाती है सिविल सोसाइटी, जो हम लिबरलिज्म में देख सकते हैं। और जो स्टेट आएगा, स्टेट का मतलब अभी जो है उसको स्टेट नहीं बोल रहा है, हमारा इंडिया, पाकिस्तान, जो चाइना या अमेरिका, ये सब सारे लोग अभी किस स्टेज में है, सिविल सोसाइटी के स्टेज में। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाएंगी और कोई किसी से प्रॉफिट नहीं कमाएगा, उस समय हो जाएगा स्टेट। एक फैमिली की तरह रहेगा, पूरा कंट्री ही एक फैमिली है। सब लोग, जो उसका राजा होगा या जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा जो होगा, वो सबके बारे में इक्वली सोच रहा है, उसके सभी बच्चे हैं, या उस तरह से होगा कि फैमिली में जिस तरह से एक फादर जो है
भले कोई कम पढ़ता हो, कोई ज़्यादा नंबर ला रहा हो, तो उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे, बिल्कुल उसको देंगे, या उसके अंदर टैलेंट कम है तो उसको कम चीज़ें करेंगे, जिसके अंदर टैलेंट ज़्यादा है। तो कई बार उल्टा भी होता है, जिसके पास टैलेंट कम होता है तो उसके बारे में फादर सोचते हैं कि इसको कुछ ऐसा कर देंगे, इसको पैसे ज़्यादा दे देंगे कि बिजनेस कर लेगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो तो कुछ ना कुछ अपना कर लेगा, या जो प्रॉपर्टी होती है कई बार ऐसे लोगों को दे दी जाती है। तो वे स्टेट में ही पॉसिबल है, ना कि ये कहते हैं सिविल सोसाइटी में। मैटर इज द ओनली मैनिफेस्टन ऑफ स्पिरिट इन इट्स क्रूड फॉर्म। कहते हैं कि मैटर जो है, जो तत्व है, वो क्या है, सिर्फ स्पिरिट है। जो फाइनली जो है कि हम चाहते थे इस पे बैठना, या आइडिया था बैठने के लिए, इसलिए हमने चेयर बनाई। तो चेयर अपने आप में कुछ नहीं है, चेयर हमारे आइडिया का मैनिफेस्टेशन है कि हम क्योंकि आराम से बैठना चाहते थे। हमने अच्छा बेड क्यों बनाया? क्योंकि हम कंफर्ट चाहते थे। बेड अपने आप में हम ऐसे नहीं बना देते, क्योंकि हम कंफर्ट चाहते थे। आइडिया का मैनिफेस्टेशन है, स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन है। हम तेजी से जाना चाहते थे, इसलिए हमने क्या बनाया, कार बनाई, या हमने एरोप्लेन बनाया। तो कह रहे कि आइडिया जो है, उस आइडिया का मैनिफेस्टेशन ही क्रूड फॉर्म में जो है मैटर है। और मैटर का मतलब जो फिजिकल चीज़ें जिसको हम टच कर पा रहे हैं, इमोशनल चीज़ें नहीं, कि इमोशनल चीज़ें जो हम रो रहे हैं, गुस्सा है, वो सब चीज़ें तो टच नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ हिस्ट्री हिस्ट्री द डॉक्ट्रिन ऑफ हिस्टोरिसिज्म, कि हिस्टोरिसिज्म का मतलब है कि इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं उसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने का जो है वही काम है हिस्टोरिसिज्म। हिस्ट्री इज ए यूनियन ऑफ आयरनी एंड ट्रेजिडी एंड इट इज साइक्लिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये किसका स्टेटमेंट है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये हिस्ट्री इज द यूनियन ऑफ आयरनी, क्योंकि आयरनी एक होता है, और ट्रेजिडी लगातार दुख होंगे। और एक तरह से आयरनी कह सकते हैं कि जो सोच रहे हैं वो कहने के लिए तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सबसे समझदार हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सबसे अधिक वॉर भी हमने की। और हम जब वॉर करते हैं, जानवर भी वॉर करते हैं, लेकिन जानवर वॉर करते हैं तो हो सकता है 2 4 10 मरेंगे, या हो सकता है गैंग भी वॉर करे तो भी 2 4 10 मरेंगे। लेकिन हमने जब वॉर की तो क्या किया, हम सबसे समझदार हैं और हमने ही सबसे अधिक लोगों को मारा भी। तो एक आयरनी है कि हम सबसे समझदार हैं, जो सबसे समझदार है वही सबसे अधिक मार रहा है, तो फिर कैसे समझदार है वो। या ट्रेजिडी भी है, और मारने के बाद आप ऑब्वियसली दुख की बात भी है ना, कि आप सबसे समझदार जो जंतु है वही सबसे अधिक लोगों को मार रहा है, और वो निर्जीव लोगों को, निर्दोष लोगों को भी मार रहा है। वो शेर को मार दे रहा है, किस लिए? शेर मारता है तो खाने के लिए मारता है। खाने के बाद ऐसा नहीं कि शेर एक दिन में 100 जानवरों को मार के लिटा दे, वो नहीं करेगा। या अपने घर में लाके सजा दे किसी की हड्डी, किसी के सींग, वो काम नहीं करता शेर। जबकि वो समझदार भी नहीं है, फिर भी सिर्फ अपने खाने के बाद वो कुछ भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना नेचर को पहुंचाता है, ना किसी चीज़ को। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, वो क्या है? तो इसीलिए हिस्ट्री को बोला कि एक ट्रेजिडी है, आयरनी है कि हम समझदार तो हुए, लेकिन और ये साइकिलिक है कि एक के बाद हम एक लगातार उसी तरह से चीज़ें करते जाते हैं। द वर्ल्ड हिस्ट्री एग्जिबिट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस ऑफ फ्रीडम ऑन द पास्ट स्पिरिट। अब ये कह रहे हैं कि एक जो चेतना है फ्रीडम की, वो हिस्ट्री में है कि लगातार, चाहे वो स्लेवरी हो, स्लेवरी से हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि स्लेव जब थे तो हमने बटर बटाया, फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म से हो सकता है आगे की तो लगातार जिस सिस्टम में होते हैं उससे हम बेटर फ्रीडम चाहते हैं। कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमको फ्रीडम चाहिए था अंग्रेज़ों से, लेकिन आज के समय में भी आज़ादी हमको चाहिए होती है कि अभी जो इतनी है उससे भी और बेटर। तो ये हिस्ट्री जो है वो फ्रीडम की जो आइडिया है, कि ऐसा ना हो कि फ्रीडम कहने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे, लेकिन अब क्या होता है कि फ्रीडम हमको सब कुछ से चाहिए होता है, कि ऐसा ना हो कि आपके पढ़ने के बाद आपको जॉब ना मिले, तो इसका भी फ्रीडम होना चाहिए। या कभी आपको रात में निकलना हो, अकेले निकलना हो, तो वो फ्रीडम भी मिलना चाहिए। तो कहने के लिए तो देश तो आज़ाद है, लेकिन देश के अंदर भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, कि हमको बाकी चीज़ें भी ज़रूरत आज़ादी है, कि हम कभी कुछ खाना चाहें तो वो खा सके, ऐसा ना हो कि कोई और हमको रोक दे। या हम कुछ कपड़े पहनना चाहें तो उसका फ्रीडम भी होगा, ऐसा ना हो कि दूसरा हमको रोके या बताए कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तो ये फ्रीडम भी चाहिए, और लगातार इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और हर दुनिया में हर जगह हुआ है कि एक समय जब अमेरिका या यूरोप आज़ाद हो जाते हैं तो क्या होता है कि वुमेन फ्रीडम के लिए, कि आज़ादी के बाद भी फिर वुमेन स्ट्रगल करती है कि हमको वोटिंग राइट चाहिए। या फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आते हैं वो क्या है, वो भी फ्रीडम के लिए। तो लगातार फ्रीडम के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि आपको एक बार मिल गई कि अब देश आज़ाद हो गया तो इसके बाद अब कोई किसी और फ्रीडम की जरूरत नहीं है। उस आज़ाद के बाद भी फ्रीडम की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फ्रीडम, अब देख सकते हैं स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन, ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन एंड जर्मेनिक। तो ओरिएंटल जो था, जिसको हम कह सकते हैं कि
एक तरफ से एशियाटिक जो लोग हैं या हमारी तरफ के जो लोग हैं उनको ओरिएंटल कहते हैं। धीरे धीरे जो ग्रीक रोमन है वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हो गए, सबसे सुपीरियर पहले ओरिएंटल लोग थे। अगर हम देखें तो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, या चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत पुरानी थी। लेकिन वो पुरानी सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, या चाइनीज सिविलाइजेशन में, तो हम सबसे आगे थे। सबसे आगे जो सिविलाइजेशन था। फिर बाद में जो आए ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन आई, आपने देखा प्लेटो और एरिस्टोटल आते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, और सारे जो फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके ज़्यादातर चीज़ों के, बायोलॉजी में सारे नाम लैटिन में लिखे जाते हैं। तो वो लैटिन क्यों है? क्योंकि ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी से डेवलप करती है। और जो मॉडर्न वर्ड आता है उसमें क्या आ गया? जर्मेनिक कह सकते हैं, या यूरोपियन वर्ड आ गया आगे। तो ये जो आइडिया है ये कि लगातार साइकिलिक भी है, चेंज होता रहता है। एक समय जो पीछे था वो क्या हो गया? वो एक समय जो ओरिएंटल सबसे आगे थे, ये लोग बहुत पीछे थे, और ये बीच में थे। अब क्या हो गया? सबसे आगे यूरोपियंस हो गए हैं। और आज के समय देखें तो और आगे अमेरिकन आ गए। जो अमेरिकन सबसे पीछे थे, जिनको माना ही नहीं जाता था, इंडिया रेड इंडियंस बोलते थे, जिनको कुछ नहीं मालूम था, वो अमेरिकन सबसे आगे हो गए, और यूरोपियन सेकंड नंबर पे आ गए, ग्रीक रोमन थर्ड नंबर पे, ओरिएंटल सबसे पीछे हो गए आज के समय। एशियाटिक कंट्री सबसे पीछे हो गए, अफ्रीका और पीछे हो कह सकते हैं, अगर और दो कोई बहुत साइंटिफिक मेथड से नहीं बोल रहा, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से बोला जा रहा है। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट को किसी खास पैरामीटर से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री कंसिस्ट टू पार्ट्स, द जनरल पैटर्न, वेरियस स्टेज इन जनरल पैटर्न, सर्टन ग्रेट मैन इज चूजन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेस्टिनी। तो ये कह रहे हैं कि जो दो पार्ट में बढ़ते, एक जनरल पैटर्न होता है, और जो होता है दूसरा वेरियस स्टेज जो है उस जनरल पैटर्न। तो बहुत से जो ग्रेट मैन है वो इंस्ट्रूमेंट है डेस्टिनी के, कई बार क्योंकि वो अलग गलत समय में पैदा हो जाते हैं, गलत आदमी, तो क्या होगा? वो डेस्टिनी भी है। कि हेगल अगर बहुत पहले पैदा हो जाते हैं तो शायद इतनी फिलॉसफी नहीं दे पाते या चीज़ों को, तो डेस्टिनी भी है। अब हमारे काम की जो चीज़ है, जो हमारा बेसिक आइडिया है थ्योरी ऑफ स्टेट, ये क्या है ये देखते हैं। इट स्टार्ट वॉट इज रैशनल इज रियल एंड वॉट इज रियल इज रैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डायलॉग है, या जो है ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में भी, और यहीं से इनकी फिलॉसफी जो थ्योरी ऑफ स्टेट भी शुरू होती है, कि जो तार्किक है वही वास्तविक है, और जो वास्तविक है वही तार्किक होगा। रीजन गेट्स इज परफेक्ट रियलाइजेशन इन द स्टेट। की रीजन जो है स्टेट में ही, जो हमने बात की कि राज्य जो बन जाएगा, जो आइडियल स्टेट होगा, आज का स्टेट नहीं, वहां पे ही रीजन अपना परफेक्ट रियलाइजेशन कर पाएगा। द स्टेट इज रीजन पर्सनिफाइड। तो स्टेट और रीजन जो है अलग अलग नहीं होंगे, पर्सनिफाइड हो गए। व्यक्ति जो होगा वो राज्य और व्यक्ति सब एक ही हो जाएंगे। कोई राज्य के इंटरेस्ट और व्यक्ति के इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होंगे। जैसे आज के समय कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स ले रही है, और हमारे इंटरेस्ट, हमारा टैक्स कम होना चाहिए, ये अलग अलग है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक समय में दोनों के इंटरेस्ट एक ही हो जाएंगे। हेगल सॉट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रैशनल एंड द रियल। कि ये कहते हैं कि तार्किक और वास्तविक का गैप जो है वही ब्रिज करना है, ये फिलॉसफी का काम है। ही कंसीडर्स द स्टेट एज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। जो इनका स्टेट है, जो फाइनल बनेगा, जो जो डायलेक्टिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के थ्रू बनेगा, जो कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू बनेगा फाइनल, वो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। की गॉड जो है कि एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है इनके अकॉर्डिंग, और वही जो स्टेट भी परफेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे सारे लोग इस गॉड के ही बच्चे होंगे, राजा से लेके सभी लोग, और सभी में चीज़ें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कोई किसी से प्रॉफिट नहीं कमाएगा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और सभी के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बताते हैं। सो तो उसके बाद कहते हैं द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन बिकॉज इट्स इमर्जेस एज सिंथेसिस ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी। कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टन होगा, जो लागू करना होगा, वो रीजन का सबसे एब्सोल्यूट फॉर्म होगा स्टेट, क्योंकि ये फैमिली और सिविल सोसाइटी दोनों का सिंथेसिस से मिलकर बना है। फैमिली इज यूनिट बेस्ड ऑन लव एंड सिविल सोसाइटी बेस्ड ऑन मटेरियल नीड्स। और जो फाइनली कॉन्ट्रडिक्शन से बनेगा बिटवीन फैमिली एंड स्टेट, फाइनली सिंथेसाइज इनटू स्टेट। जो फैमिली यहाँ पे सिविल सोसाइटी होगा, और वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होगा, सभी लोग एक दूसरे के एक तरह से भाई बहन ही होंगे, ये मान सकते हैं। अब देख लेते हैं थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कि इंडिविजुअल कहाँ पे रिलाई करेगा इस स्टेट में, कि जो ये राज्य बन जाएगा, अब इंडिविजुअल जो लिबरल, क्योंकि अभी आज के समय या उसके समय तक लिबरलिज्म आ चुका था, तो लिबरलिज्म में तो इंडिविजुअल को कोर मान लिया गया है। अब यहां पे इनके एक फिलॉसफी में इंडिविजुअल क्या करेगा देखते हैं। सो थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट नो
एज इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, कि स्टेट जो होगा इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ही होगा, उसी का हित होगा। स्टेट इज ऑलवेज इनफेलिएबल, कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर जो फाइनल स्टेट बनेगा, आज का स्टेट नहीं, कि आज का स्टेट भी गलत नहीं होगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आज का स्टेट भी गलत नहीं होगा, लेकिन आज का स्टेट नहीं, इनका जो आइडिया है वो आज के स्टेट नहीं है, जो कह रहे हैं कि फैमिली और जो सिविल सोसाइटी के सिंथेसिस से बनेगी, उसी स्टेट की बात है। बिकॉज स्टेट इज डिवाइन, क्योंकि ये दैवी है। इंडिविजुअल्स हैव नो राइट्स आउटसाइड स्टेट, जो एब्सोलूट स्टेट होगा उसमें कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का राइट और स्टेट का राइट अलग अलग नहीं होंगे। स्टेट इटसेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ राइट्स, की फाउंटेन लिखा है, फाउंडेशन ऑफ राइट जो है उसका ही कह सकते हैं कि बेसिक है, जो नींव है राइट्स की, जो अधिकार आपको स्टेट दे रहा है वही आपको अधिकार मिलेंगे। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल लाइज इन कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट, कि जो कंप्लीट ओबीडियंस है, अगर आप स्टेट को पूरी तरह से मानते हैं तभी जो है वो स्थिति पहुंच पाएगी कि स्टेट जो आइडियल स्टेट तक पहुंच पाएगा। कंप्लीट निगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट एंड फ्रीडम, कि इंडिविजुअल के पास उस स्टेट की स्थिति में जो होगा, जो हेगल का एब्सोल्यूट स्टेट है, जो मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, उस समय कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होगा और कोई फ्रीडम नहीं होगी, जो स्टेट ने कहा वो करना पड़ेगा। इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, इंडिविजुअल विल ऑलवेज रॉन्ग, द स्टेट इज ऑलवेज राइट, कह रहा है कि हमेशा इंडिविजुअल गलत होगा, एब्सोल्यूट जो स्टेट बनेगा, जो दैवीय स्टेट बनेगा, उस समय क्या होगा। और इसका मिसयूज भी किया, कुछ लोगों ने बोला कि अब मैं बना दूंगा, उसमें से मुसोलिनी और हिटलर, इन्होंने बोला कि हम यही स्टेट बनाने जा रहे हैं, अब इसमें हमको एब्सोल्यूट पावर देंगे तभी बनेगा। तो कुछ लोगों ने दे भी दिया और उसकी वजह से बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ, जिसमें ज्यूस लाखों मारे गए। मुसोलिनी ने भी बहुत से जो बाहर के लोग थे उनको मारा, जो इटालियन रेस के नहीं थे उनको मारा, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे उनको मारा। तो स्टेट इज एम्बॉयडमेंट ऑफ रीजन, इंडिविजुअल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो है प्रोडक्ट ऑफ स्टेट है, स्टेट के प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो इंडिविजुअल जो है वो स्टेट से अलग नहीं है, तो स्टेट जो भी कर रहा है आपको वो करना पड़ेगा। तो अब स्टेट ने जो भी चीज़ गलत मान ली वो गलत है। अब ये नहीं बताया किस टाइम पे ये स्टेट बनेगा, इसके सिंबल क्या होंगे, किस तरह से बनेगा, और इसी की वजह से इनका क्रिटिसिज्म भी होता है कि क्या क्या होगा, कि किस तरह से इंडिविजुअल के राइट प्रोटेक्ट होंगे। तो बहुत से लोग उसी समय जल्दी ही मुसोलिनी और हिटलर ने किया, तो जैसे मान लिया कि स्टेट ने बोला, जैसे मुसोलिनी ने काफ़ी गेज जो लोग थे, गे लोग थे जो उनको काफ़ी मारा, क्योंकि वो मानते थे कि स्टेट मानता है गलत है और स्टेट के अगेंस्ट में आप जा नहीं सकते। तो इस तरह के तमाम सारे जो लोग थे मारे गए। अब हम देख सकते हैं इवेल्युएशन की किस तरह से इनका मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि हमने बताया कि कुछ हद तक बहुत क्लियर नहीं है, फिलोसफिकल थे, तो फिलोसफी के साथ दिक्कत क्या है, हमको इंटरप्रिटेशन अपने से करना पड़ता है। और पॉलिटिक्स वाले और जो पॉलिटिकल साइंस वाले जो लोग होते हैं वो अपने इंटरप्रिटेशन अपने फ़ायदे के लिए भी पॉलिटिक्स वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं इनको। तो देखते हैं प्रैग्मेटिक थिंकर, क्योंकि डायलेक्टिक जो अप्रोच है उसको बिलीव करते हैं, तो एक तरह से साइंटिफिक हुए, प्रैग्मेटिक हुए, जो कह सकते हैं प्रयोगवादी। बिकॉज ही ट्राइज टू आइडियलाइज द रैशनलाइज द एक्चुअल स्टेट, की एक्चुअल स्टेट को ये रैशनलाइज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्टेट जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है। अब विथ प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन ही प्रोपाउंडेड द यूरोसेंट्रिज्म। अब ये जो सारी बातें कर रहे हैं यूरोसेंट्रिज्म की, क्योंकि जो बात कर रहे थे जो मोनार्कियल स्टेट की या इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे तो मोनार्कियल स्टेट यूरोपीय और सारी चीज़ें अगर देखें तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही की जा रही, तो यूरोसेंट्रिज्म का इनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, क्योंकि एशिया में अलग तरह की चीज़ें चल रही थी और दूसरे जो अफ्रीका कंट्री है वहाँ पे अलग तरह से स्टेट चल रहा है, तो उसको स्टेट ना मान के ये सारी चीज़ें जो उन्होंने यूरोसेंट्रिज्म यूरोप के अकॉर्डिंग की। रिजेक्टेड कांट्स नोशन ऑफ परपेचुअल पीस, तो आइडिया जो था कांट का कि परपेचुअल पीस कैसे आएगी, लोगों को फ्रीडम दे के स्टेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट करे, लेकिन इनका आइडिया वो नहीं था। इनका आइडिया था परपेचुअल पीस कब आएगी, जब स्टेट सुपर पावर बन जाएगा, एब्सोल्यूट स्टेट होगा तभी। यहाँ पे कांट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट स्टेट के अगेंस्ट में रहते हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और एक दूसरे स्टेट से ना लड़े, तभी परपेचुअल। और डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फेवर है कि डेमोक्रेसी होगी तो कंट्रोल क्या होगा, सबके पास होगा, और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी कह सकते हो उसके फेवर में। ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो उनकी बुक थी वो काफ़ी बड़ा, क्योंकि हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए ये पहले, और इसके बाद जब मार्क्स आते हैं तो वो तो हिस्ट्री को देखने का तरीका और भी बदल देते हैं, वो क्लास के अकॉर्डिंग देखने लगते हैं। अभी हमने किसी और तरीके से देखा और उनको इसके बाद देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस मार्क्स बट ऑल्सो सेंट साइमन, कॉम्टे एंड टोनी बी,
तो इन सब को भी, ये तो फिलोसफर रहे, सेंट साइमन तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, बाकी ये लोग जो फिलोसफर रहे, सोशोलॉजिस्ट रहे, और मार्क्स को, तो और मार्क्स को फिर कह सकते हैं कि अगर मार्क्स को ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बाद तो इन्होंने दुनिया ही बदल दी, क्योंकि मार्क्स की वजह से एक नई आइडियोलॉजी आ जाती है, और पूरा जो कोल्ड वॉर से लेके आज तक भी अगर आप देखें, जो चाइना और अमेरिका में जो लड़ाई चल रही, नॉर्थ कोरिया अमेरिका, या न्यूक्लियर टेस्ट, या आर्म रेस, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, या फिर आर्म रेस तो सोच लीजिए, स्पेस रेस जो चल रही थी, चांद पे पहुंचना, स्पेस में पहुंचना, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स और लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा था। तो अगर मार्क्सिज्म होता ही नहीं तो शायद ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो आइडियोलॉजीज़ की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, और उस कंपटीशन से हमने बहुत कुछ देखा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस फॉर मार्क्सिज्म टू एग्जिस्टेंशलिज्म, कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जो मटेरियल चीज़ों के बात में करते हैं, और मार्क्सिज्म में मटेरियलिज्म की बात करता है, वो उस तरफ ले जाते हैं। कार्ल पॉपर से, कार्ल पॉपर हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि अगर मार्क्सिज्म एग्जिस्टेंशलिज्म जो आ रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, अगर 100 साल में देखें तो सारे जो डेवलपमेंट हुए उस पिछले 100 सालों में, अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें, रेल, भाप का इंजन, या बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ दें, पहिए का, आग का, तो ज़्यादातर ये लास्ट 100 ईयर्स में हो गए। चाहे वो आज के समय हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो लास्ट 100 ईयर्स में, और लास्ट 100 ईयर्स में ही ये पूरा डायलेक्टिक जो आइडिया है, लिबरलिज्म और सोशलिज्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का एरिया भी है। तो कार्ल पॉपर कह रहे हैं कि प्रिक्यूरर ऑफ 20th century फासिज्म, जो हम रेफरेंस दे रहे थे अभी तक, वो कार्ल पॉपर का ही था। कार्ल पॉपर की बुक जो थी, जो ऑफ साइंस जो है, हाँ, तो वहाँ पे जो कह रहे हैं ये कार्ल पॉपर कि ये फासिज्म को, क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेट किसी को इन्होंने क्लियरली बताया नहीं, और एब्सोल्यूट क्लियरली नहीं बताने की वजह से क्या हुआ, हिटलर ने बोला कि हम एक एब्सोल्यूट स्टेट बनाने के बस वर्ज पे हैं, मतलब एक निकट ही है, तो अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, पूरी तरह से पावर चाहिए, और अगर हमको पावर मिल गई तो जर्मनी फिर से ग्रेट बन जाएगा, और जर्मनी महान बन जाएगा, और उस जर्मनी को महान बनाने के लिए हमको एब्सोल्यूट पावर चाहिए। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। और इसमें जनता ने बिलीव भी कर लिया, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया, ज्यूस को बुरी तरह से मारा, और पूरी तरह जो है गैस चैम्बर में मारा, और एक तरह का, उसके बाद मुसोलिनी ने भी यही आइडिया अपनाया, और वो भी एब्सोल्यूट स्टेट, इटली को फिर से सुपर पावर बनाना चाहते थे, और उसकी वजह से एक क्योस हो गया इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, और उसी तरह से इन्होंने वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया को धकेल दिया, और करोड़ों लोग मारे गए। तो ये जो फासिज्म का है, कह सकते हैं कि हेगल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। कुफमैन सेज ही वॉज रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट बट नॉट टोटलिटेरियन। अब ये कह रहे हैं कि एक तरह से रेडिकल इंडिविजुअलिस्ट तो है कि किसी इंडिविजुअल को खास है, लेकिन टोटलिटेरियन नहीं है, क्योंकि वो आइडियल स्टेट चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो जो टोटलिटेरियन है अपने लिए काम करेगा। तो वो थोड़ा डिफेंड करते हैं, कुफमैन इनको, हेगल को डिफेंड करते हैं। कार्ल पॉपर बहुत ब्रूटल है सभी के लिए, चाहे वो प्लेटो हो, उनको भी इसी तरह से कहते हैं कि फासिज्म को जन्म देते हैं, क्योंकि कुछ लोग मिलके जो रूल करेंगे, फिलोसफर किंग, वो क्या होगा, फासिज्म की तरह ही होगा, या टोटलिटेरियन स्टेट बन जाएगा। तो ये बहुत ब्रूटली, बहुत बर्बर तरीके से कार्ल पॉपर सभी फिलोसफर को क्रिटिसाइज करते हैं। तो कार्ल पॉपर आज के समय के बहुत बड़े थिंकर हैं, इनको आप जब भी इनका कोई बुक या आर्टिकल मिले तो पढ़ते रहिए। मैकेंटायर ऑब्जर्व दैट नो न्यू फंडामेंटल इनोवेशन हैज़ बीन पॉसिबल आफ्टर हिम। एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मार्क्स भी इन्हीं से आते हैं, या आज के समय की जितनी फिलॉसफी है हेगल से ही कहीं ना कहीं निकलती है, क्योंकि हेगल ने एक साथ फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ये सबको एक साथ मिला दिया, और इससे जो लॉजिक निकला, या इससे जो आइडिया निकला, जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का आइडिया है, उसके बिना तो कोई भी साइंटिफिक वर्क हो ही नहीं सकता। इवन जो थियोक्रेटिक चीज़ें हैं उसमें भी ये लगातार चल रही चर्निंग की, जो रिलीजियस चीज़ें पहले एब्सोल्यूट मानी जाती थी, अब उसमें भी होता है कि लगातार चर्निंग होती है कि क्या इसमें क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। अगर उसका गलत है तो उसका नया इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। ऑल दो रिलीजियस चीज़ों में हम पूरी तरह से रिफ्यूट नहीं करते कि हम उसमें फेथ करते हैं, क्योंकि कोई साइंटिफिक टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं उसको लगातार रिफ्यूट की जा सकती हैं, या पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज हैं उसको तो लगातार रिफ्यूट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।